सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग मिल रहे हैं किसी खास मकसद के लिए। आज मैं करने जा रहा हूं एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एसएम के पेपर का। मैंने इस पेपर को पूरी तरह से देखा, अच्छी तरीके से समझा। इस पेपर के होने के अंदर मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर ये पेपर आपके हिसाब से क्या है, ये क्या डिफिकल्ट पेपर है? मैं कहूंगा ये डिफिकल्ट नहीं है, बट इट वॉज अनयूजुअल पेपर, जो कभी इस टाइप के फ्लो चार्ट्स नहीं देता है, जो कभी इस टाइप के सवाल नहीं पूछता। इट वॉज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, बट अगेन इट वॉज मोर लॉजिकल पेपर। मैं समझता हूं कि ये पेपर को हम लोग डिफिकल्ट नाम देंगे तो गलत है। हाँ, ये जरूर है कि इट वॉज अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड पेपर, जो हमेशा की पैटर्न की तरह थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने इस पेपर में आपके मजे लेने की ठानी थी, पर ऐसा नहीं। और जब भी ऐसे पेपर आईसीएफ पूछती है तो समझ जाना कि उसके मार्किंग भी काफी अच्छी होती है। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जब हमेशा ही मैंने देखा है कि आईटीएसएम का पेपर जिस अटेम्प्ट में बहुत इजी आता है उसमें मार्किंग बहुत ही कम दी जाती है। पर जिस समय ऐसा अनयूजुअल पेपर आता है, जो अनएक्सपेक्टेड आता है, मुझे लगता है ऐसे पेपर आईसीआई ने पूरे, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आफ्टर 14-15 अटेम्प्ट्स, ऐसे अटेम्प्ट के बाद में ऐसे पेपर को आईसीआई ने निकाला होगा जिसमें थोड़े बहुत मतलब इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन दे हैव स्टार्टेड आस्किंग थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है, ये क्या है वो क्या है। तो वैसे भी जितना मैंने एनालिसिस किया है कि एक क्वेश्चन, देयर इज वन क्वेश्चन, डीएसएस के 4 फेजेस कौन से हैं, एंड दैट क्वेश्चन वाज नॉट इन माय बुक। उसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन वाज देयर इन द बुक। मैं आपके सामने बुक भी दिखाऊंगा और आपके सामने ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन है। आई एम सो हैप्पी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वर फ्रॉम द बुक। अभी ऐसा कि सम पीपल मस्ट हैव फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, जिन्होंने बहुत लॉजिकली पढ़ाई नहीं किया होगा, जिन्होंने सिर्फ रट्टा मार के गए होंगे, दोज पीपल मस्ट हैव फाउंड दिस पेपर वेरी डिफिकल्ट। बट जिन्होंने हर कॉन्सेप्ट को, मैंने हमेशा क्लास में कहा था कि यू हैव टू लर्न सब्जेक्ट वेरी कॉन्सेप्चुअली, आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आपको ग्रिड का सवाल पूछा जा रहा है तो यू शुड, अगर वो ग्रिड के एप्लीकेशन पूछ रहा है तो व्हेन आई वाज टीचिंग यू ग्रिड कॉन्सेप्ट, मैंने आपको ग्रिड की यूटिलिटीज बताया था, ग्रिड के एग्जाम्पल प्रैक्टिकली आपको दिखाए थे। तो कहने का मतलब है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द रट्टोफाई, आपने उस चीजों को समझना चाहिए और बाद में ही उसको सॉल्व करना चाहिए था और समझना चाहिए था सब्जेक्ट को। बट कोई बात नहीं, आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कौन से सवाल का क्या जवाब हुआ करता था और क्या नहीं। आपके पास इनफ टाइम है, यू कैन वॉच दिस लेक्चर टू अंडरस्टैंड कि क्या सही जवाब है और आपने लिखा क्या था। और देखो बच्चों, वैसे भी हमें पास होने के लिए वी जस्ट नीड टू नो 40 मार्क्स, और अगर अच्छा पेपर तो 50-60 मार्क्स आपको चाहिए। 100 में से 100 मार्क्स तो आपको आने से है, बिकॉज ये कोई बीकॉम का एग्जामिनेशन नहीं है। तो आई फाउंड कि सम पीपल आर रियली डिप्रेस्ड, सर मैं क्या करूं, पेपर वैसा नहीं गया जैसे हमेशा जाता है। मैंने क्लास में एक बात कहती कि कुछ पेपर में कभी कभी पेपर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेपर, एक आता है जिसमें हम लोग अटैक कर सकते हैं और एक पेपर जिसमें हम लोग डिफेंस कर सकते हैं। इस बार का पेपर जो था इट वॉज टोटली डिफरेंट। हम लोग को अटैक करने का मौका दिया ही नहीं, हमें सिर्फ डिफेंस करना था। हमें देखना, मतलब इंस्टीट्यूट ने हमारे ऊपर अटैक किया था, हमें सिर्फ अपने आप को डिफेंस करना था। और जो डिफेंस कर गया वो इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। पर जो उस डिफेंस करने लायक भी नहीं था, जो वहीं पे एग्जामिनेशन में जिसने उम्मीद छोड़ दी है, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम भुगतना पड़ सकती है इस बार अटेम्प्ट में। दोस्तों, हर पेपर में आप छक्के लगाओगे, चौके लगाओगे, जरूरी नहीं। इंस्टीट्यूट आपको 2 टाइप के पेपर रखता है हर बार, हर अटेम्प्ट में। आईटी इजी कैसे होता है? समटाइम्स इट कुड बी डिफिकल्ट। पिछले 4-5 अटेम्प्ट देखो, आपको यू मस्ट हैव फाउंड आईटी इज जस्ट अमेजिंग। पर इस बार ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा कि कुछ भी उठाकर डाल दिया और जो हमारे सिलेबस में नहीं, ऐसा नहीं। वो चाहते थे कि आप थोड़ा सा सोचिए और सोच समझ के जवाब दो, जिसके क्वेश्चन डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा था। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने, डरने की कोई बात नहीं। सबसे पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पर आपके। अब रिस्क इन्वॉल्व इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए। आपको अगर पता है कि बीपीए क्या होता है, बीपीए के 2 रिस्क आप सभी जानते हो। नंबर वन, आंटी विल बिकम जॉबलेस। ऐसा मैंने भी पहले भी कहा था। फॉर एग्जाम्पल एटीएम की बात अगर करेंगे तो एटीएम लगाने के बाद में क्या होगा? आंटी विल बिकम जॉबलेस। आपकी जो जितने भी स्किल्ड एम्प्लॉइज दे मे बिकम जॉबलेस। और दूसरी बात होती है कि आपने फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इस शब्द को सुना होगा। ये बीपी का दूसरा रिस्क है। तो मैंने हमेशा ये दोनों पॉइंट आपको क्लास में भी समझाते हैं, और एक क्लास की कौन से पेज पे ये आता है आपको मैं दिखाना भी चाहता हूं कि कौन से पेज पे आएगा। आइए, उसका पीपीटी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सारे क्वेश्चंस अपने ही बुक से हैं, और अब मैं आपको इसको मैंने फेसबुक पर भी अपलोड किया था कि कौन से पेज पे कौन सी चीजें हैं। तो आइए देखते हैं आपके सामने।
Okay, so you can see the question number 1A, what is the page number? Page number is, आपको दिख रहा होगा, it was in the volume number 1 and page number 19. ये हमारी बुक से आया हुआ ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो पेज नंबर 19. ये जवाब आपको वहां पर दिखेगा, आपका जो वॉल्यूम नंबर 1 है, यू विल फाइंड दिस आंसर ओवर देयर, जिसमें लिखा है कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी का आंसर है. दूसरी बात, जो आंटी विल बिकम जॉबलेस, ये उसका आंसर था कि द लेबर विल बिकम जॉबलेस. दिस इज द आंसर. इसके 2 मार्क थे और आपको इस तरह से लिखना था. और अगर आपको ऐसे समय पे अगर आपको ये लगता है कि आई शुड स्कोर मोर, तो जो होशियार विद्यार्थी होंगे दे मस्ट हैव रिटन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीपीए. यू कुड हैव रिटन इट दैट आल्सो कि व्हाट इज बीपीए, और फिर बीपीए को नीचे लिखते हुए बीपीए के बाद में आप लिख सकते हैं बीपीए के रिस्क पर. हाँ, जहां तक कि क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क का है, इतनी सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होती है, तो कोई बात नहीं. अगर इफ यू राइटिंग डायरेक्टली आंसर्स, नो प्रॉब्लम. अब देखते हैं दूसरा सवाल. ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. अब जहां पे पूछा गया था कि मेजर कंसर्न्स ऑफ रिलेटिंग मोबाइल कंप्यूटिंग, मैं आपको दिखाना चाहूंगा. इसका आंसर हमारी बुक के पेज नंबर 58 पे है. आप लोग साथ साथ में मेरे देख सकते हो और आपका आंसर टैली भी कर सकते हो. पेज नंबर 58, वॉल्यूम नंबर 1, ये रहा. और मैंने क्या किया था, इस क्लास का टाइम सेव करने के लिए मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट्स को निकालकर यहां पे पीपीटी पे रखा है. और ये 3 आपको मोबाइल कंप्यूटिंग के कंसर्न्स दिख रहे होंगे. नंबर 1 एक था कि मोबाइल को यूज करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मोबाइल कंप्यूटिंग की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता है. नंबर 2, अगर ये मेरा मोबाइल फोन है, कोई चुरा लेता है तो, और इसके अंदर पासवर्ड रखे अगर मैंने रिमेंबर किए होंगे, तो वो बंदा इसका मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकता है. और तीसरी बात है पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड. आप सभी जानते हो इसका एक मतलब है कि आजकल यू मस्ट हैव सीन कि आजकल मोबाइल को यूज करते हुए कई लोगों का एक्सीडेंट होता है, या फिर मोबाइल के कवरेज की वजह से, मोबाइल के वेव्स की वजह से कई लोगों को ब्रेन हैमरेज और कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है. तो मोबाइल हैज गॉट सम साइड इफेक्ट ऑल्सो. तो 3 बातें आपने देखी है. नंबर 1, एक मोबाइल की वजह से हमारा हेल्थ खराब हो सकता है. दूसरा, मोबाइल की बैटरी जाती है. और तीसरी बात, मोबाइल का मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डन. अगला सवाल ये रहा. क्या लिखा है, टर्मिनल. ये क्वेश्चन आप सभी को था, टर्मिनल कहां पे है. टर्मिनल हमारे बुक के कौन से पेज पे है, पेज नंबर 30, वॉल्यूम नंबर 3, सॉरी पेज नंबर 87, वॉल्यूम नंबर 1. पेज नंबर 87, वॉल्यूम नंबर 1. ये टर्मिनल है. आप सभी जानते हो नेटवर्क के 5 कंपोनेंट हुआ करते थे. उसका पहला कंपोनेंट है टर्मिनल. अगर मैं यहां से गूगल पे कनेक्ट करता हूं तो मेरा कंप्यूटर बन जाएगा टर्मिनल, जो दिखाता भी है और जो भेजता भी है. इसको कहते हैं टर्मिनल. ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर आंसर. ओके, अब है 4th क्वेश्चन, जिसका अब देखो यहां पे मैं कुछ एक्सप्लेनेशन करने नहीं जा रहा हूं कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आई हैव टॉट यू एवरीथिंग. ओके, आज मेरा जो मुद्दा है आपको पढ़ाने का नहीं, मुद्दा ये है कि हर सवाल का जवाब क्या है. तो यू जस्ट कैन कंपेयर योर आंसर विद दिस मॉडल आंसर्स. ओके, आप सभी ने एग्जामिनेशन दी हुई है, आपको समझना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि मैंने आंसर क्या लिखा है और मैंने लिखना क्या चाहिए था. व्हाट इज द 4th पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. आपको सभी को पता है, अलॉन्ग विद वॉल्यूम नंबर 1 आई हैव गिवन यू वॉल्यूम नंबर 3 एज वेल. और वॉल्यूम नंबर 3 मतलब जिसका नाम होता है क्वेश्चन बैंक, जिसको हमने क्लास में सॉल्व किया था, और जिसके वॉल्यूम नंबर 3 के पेज नंबर 30 पर ये ऑलरेडी लिखा हुआ था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. आप सभी जानते हो डेटा से ही इंफॉर्मेशन बनता है. मीनिंगफुल एंड यूजफुल डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. ये भी हमने किया था. अब अगला सवाल ये रहा 5वां आपके सामने. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड रियल टाइम. आप सभी लोग जानते हो कि ऑनलाइन और रियल टाइम में फर्क क्या है. दिस वाज ऑन पेज नंबर 5.1, रेफर वॉल्यूम नंबर. तो वॉल्यूम नंबर 1 के 5.1 पेज पे ये दिया हुआ था. मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं. इट वाज देयर इन बुक. पहले इतना कहना चाहूंगा, जो भी मैं पढ़ा रहा था क्लास में वही सारी चीजें एग्जामिनेशन में पूछे गई हुई है. ऑनलाइन और रियल टाइम का फर्क आप जानते हो. रियल टाइम में आपको इनपुट देने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन में इनपुट देने की जरूरत है. जैसे ऑनलाइन का एग्जाम्पल बुक माई शो, या रियल टाइम का एग्जाम्पल देखते हैं फायर अलार्म. ओके, अगला सवाल है 2A में what an enterprise has to do to manage its information in the appropriate manner. Also mention any 4 operations that can be carried out with the help of database management system. Oh. Now the question is, database management system नाम का जो सॉफ्टवेयर, जैसे एग्जांपल MySQL है या जो Oracle है, वो कौन से टाइप के ऑपरेशंस करते हैं. दिस क्वेश्चन वाज देयर इन चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 60 पे ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. अब इसमें था एडिंग, डिलीटिंग, इंसर्टिंग, मॉडिफाइंग. जैसे मैंने फेसबुक का एग्जांपल एक क्लास में ये भी समझाया था कि अगर फेसबुक पे मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, ऑल्टर कर सकता हूं, अपडेट कर सकता हूं. इट इज ऑल हैपनिंग ऑन फेसबुक ओनली बिकॉज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा ही नहीं, ये सब हो ही नहीं सकता, राइट. सो DBMS अलाउ अस टू डू एवरीथिंग लाइक दिस.
ये भी क्वेश्चन हमारे बुक से ही पूछा गया था। अगला सवाल, व्हाट इज एंड्रॉइड? कमाल करते हो साहब, एंड्रॉइड अगेन सो इजी क्वेश्चन अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड इज नथिंग बट, आप कहां से आए, कौन सी चैप्टर से? चैप्टर अगेन 2 पेज नंबर 78 और ये मेरे बुक का पॉइंट नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर इस समय रहा। अब आप देख सकते हो ऐसे सवाल ही तो पूछे। इट वाज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने आपको फिर से एक बार कहा है अनयूजुअल है, पेपर डिफिकल्ट नहीं है। एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड इज नथिंग बट इज अ मोबाइल एप्लीकेशन जो आजकल जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड्रॉइड का इस्तेमाल करती है। और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हर कोई कंपनी, सैमसंग ले लो या फिर लावा ले लो या फिर ओप्पो वीवो, हर कोई कंपनी आजकल यूज कर रही है एंड्रॉइड। और यू कैन चेंज, यू नो, एंड्रॉइड के लुक्स चेंज होते हैं मोबाइल कंपनी, इट वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। और क्या बात करेंगे, एंड्रॉइड इज नो नाउडेज इट हैज बिकम, आप सभी जानते हो दुनिया के मैक्सिमम लोग जो इस समय मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे एंड्रॉइड बेस्ड है। अगला सवाल, ओहो, सिग्निफिकेंस का मतलब, अगर कोई मुझे सर सिग्निफिकेंस का मतलब होता है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप सभी जानते हो अगर एंड्रॉइड नहीं होता तो इतनी दुनिया में मोबाइल की जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं होती। उसका इंपॉर्टेंस है कि आजकल का मोबाइल इतना यूजर फ्रेंडली, इतना इजी, और द मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वर्किंग दे बेस्ड ऑन सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ऑल आर डिपेंडेंट टोटली ऑन किसके ऊपर, एंड्रॉइड के ऊपर। यू कैन से इफ एंड्रॉइड डजंट वर्क प्रॉपर्ली तो मोबाइल विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली, और मोबाइल कंप्यूटिंग ठीक से नहीं होगा, एम कॉमर्स ठीक से नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंस है आजकल एंड्रॉइड के बगैर तो यू कैन इमेजिन, राइट। ओके, आगे, व्हाट इज द मेंड बाय, अच्छा कहीं आप पूछेंगे सर सिग्निफिकेंस नाम का कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में है क्या? सिग्निफिकेंस नाम का कोई भी क्वेश्चन एंड्रॉइड के ऊपर मॉड्यूल में नहीं है। ये आपका सिर्फ जनरल नॉलेज आईसीएस चेक करना चाहती है कि आपको पता है कि नहीं एंड्रॉइड है क्या। अगर आप कहेंगे सर एंड्रॉइड के सिग्निफिकेंस ऐसा कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में है, जी नहीं। इट इज योर क्वेश्चन, यू आर सपोज टू आंसर, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इतनी इजी चीज है, आईसीएस खुद चाहती है कि भाई कुछ तो पता होना चाहिए एंड्रॉइड के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूं इस समय, उसका अटेम्प्ट है कौन सा अटेम्प्ट गया है? इट वाज नवंबर 2017। पेपर हुआ था कुछ लगभग 13-14 तारीख को और आज होगी 24 तारीख। आज मैं इस पेपर का खुलासा कर रहा हूं ताकि आप लोग जितने लोग कोई दर्द है, परेशानी है कि मेरा पेपर अच्छा था या बुरा था, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड आखिर आपका पेपर कैसे रहा। जबरदस्ती टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं आपको पास होने के लिए सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए, वो उस लायक का तो पेपर था यार आराम से। मतलब कोई भी बंदा अगर आईटीएसएम को पढ़ा होगा ठीक से, एनी बडी कैन इजीली स्कोर 50 मार्क्स, चाहे पेपर कितना भी अनयूजुअल हो। अगर वो ढंग से पढ़ा है 50 भी मैं कम से कम बोल रहा हूं, राइट। बिकॉज इफ यू राइटिंग एंड्रॉइड के बारे में यू विल गेट फुल स्कोर। अभी तक का जितना पेपर देखा, 2 क्वेश्चन देखे, 10 और 8, 18 मार्क का क्वेश्चन हो गया, एक भी क्वेश्चन अपने बुक के बाहर का नहीं है। अगला सवाल 3A, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइज? ओह माय गॉड, कम ऑन 1 सेकंड गाइस, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, कितना चीख के मैंने क्लास में पढ़ा था। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आईसीआई ने पूछ लिया है आपके चैप्टर नंबर 3 से, और आपको मैं चाहे तो पेज नंबर दिखा दूं। आपका 103 नंबर का पेज है वॉल्यूम नंबर 1 का। इट इज फॉर सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। आप बताओ बच्चों सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज होता है, ये आपके सामने स्क्रीन पे। सेंट्रलाइज मतलब वो होता है जिसके ऑल द कंप्यूटेशन आर डन एट वन लोकेशन, और डिसेंट्रलाइज में होता है कि सबके प्रोसेसर अलग होते हैं और सबका काम अपनी अपनी कंप्यूटर में होता है। सेंट्रलाइज में ऐसा होता है कि अगर मान लो वहां का सर्वर बंद हो और वहां का मशीन बंद हो तो सब कुछ बंद हो जाएंगे। सेंट्रलाइज से कनेक्ट होने वाले सारे कंप्यूटर डम होते हैं, पर डिसेंट्रलाइज में ऑल द कंप्यूटर्स आर स्मार्ट एंड दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। ऐसा फलाना फलाना आपको लिखना था और साथ साथ में मस्त मस्त डायग्राम ड्रॉ करना थे। यू शुड हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स। अब ऐसा है कि अब बताओ बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, पेपर डिफिकल्ट है। हु सेज दिस इज द डिफिकल्ट पेपर? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। वन मोर क्वेश्चन, अभी तक 22 मार्क के क्वेश्चन हो गए, अब तक आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल क्वेश्चन व्हिच इज आउट ऑफ, व्हिच इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, व्हिच आई फाउंड डिफिकल्ट। ओके, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। जी हाँ, अभी क्वेश्चन 3B, व्हाट इज मीन बाय इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम? कमाल करते हो साहब, मैंने कितनी बार समझाया कि दुनिया में फायरवॉल है और एक आईडीएस है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल होता है इट इज देयर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर्स, बट इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम मैंने क्लास में ड्रॉ करवाया था, आपको भी ड्रॉ करवाया था। हमने 2 चिट्ठियां लगाई है जिसमें एनआईडी एचआईडी, आप बोलते एनआईडी एचआईडी हाइब्रिड, ऐसा चीखा भी था क्लास में। और अगर आपको ये पता नहीं है, आई एम हेल्पलेस। इट वाज सो इजी क्वेश्चन। आपको पूछा गया था आईडीएस क्या? आईडीएस मतलब क्या? इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ये फायरवॉल जैसा रोकता नहीं है, ये सिर्फ मॉनिटरिंग करता है। और जब भी एनीथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, अगर बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक करते होंगे तो एनआईडी रिपोर्ट करेगा, और एचआईडी आउटसाइडर्स को नहीं, इनसाइडर्स के बारे में रिपोर्ट करता है। इफ एनी ऑथराइज्ड पर्सन इज डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, उसके बारे में एचआईडी रिपोर्ट करता है। और जो दोनों के भी काम करता है उसका नाम हाइब्रिड है। तो 3 ही बच्चे, एनआईडी एचआईडी हाइब्रिड, और पूछा भी वही है।
कि आइडियाज होता क्या है और डिस्कस वेरियस टाइप्स। अब मुझे बताओ, अगर आपको नहीं आ रहा है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? यू थिंक दैट पेपर वाज डिफिकल्ट, आई डोंट थिंक इट वाज डिफिकल्ट। आसानी था यार। अब बता दो, अब तक के मार्क्स हुए 18 और 8 26। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग कोई बीकॉम का एग्जामिनेशन नहीं लिख रहे कि यू कैन नॉट फाइंड एवरी क्वेश्चन टू बी सो इजी, राइट? अगर ये सीए का एग्जामिनेशन डिफिकल्टी नहीं होता तो इंडिया का हर बच्चा सीए नहीं बन जाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4A, एक्सप्लेन ब्रीफली द फेजेस। दिस वाज द क्वेश्चन, मैं अब एडमिट कर रहा हूं, दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज नॉट कवर्ड इन अ बुक। ये मैं एडमिट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन था जो हमारी बुक में नहीं था। दिस वाज द ओनली क्वेश्चन जो हमारी बुक में नहीं था। वी ऑलवेज फोकस्ड ऑन 4 कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस, बट हाँ, अगर आप चाहते तो ये लिख सकते थे व्हाट इज डीएसएस, वो आपने लिखा नहीं लिखा, बट वी आर एडमिटिंग ये। फिर भी आप सभी को पता है, वी गेट ऑलवेज 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़ते भी हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू ऑलवेज गेट 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन यू आर सपोज्ड टू सॉल्व ओनली 6 क्वेश्चन। अगला सवाल 4B, आईसीआई के इतिहास में आ रहा है सबसे बड़ा, आंखें खोल कर देखिए, आईसीआई ने कर दिए बच्चों की तबाही। आईसीआई ने ऐसा सवाल पूछा जो बुक में ही नहीं है, आईसीआई के क्वेश्चन पेपर पे ही प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। मतलब ये आईसीआई ने बच्चों का भविष्य किया बर्बाद। मैं ऐलान कर रहा हूं आज, ये क्वेश्चन बुक में है ही नहीं। और आईसीआई ने जो क्वेश्चन पूछा है, एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज, जिसमें आंसर होता है एक्सप्लिसिट, टैसिट। और आईसीआई पूछ रहा है केएमएस के टाइप्स बताओ। केएमएस के टाइप्स होते ही नहीं है दुनिया में कहीं भी। आई रिपीट वंस अगेन, आईसीआई के लोग भी इस मेरे वीडियो को देख सकते हैं और बोले कि ये क्वेश्चन कहां पे है। आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं, मेरे मॉड्यूल में नहीं, किसी भी ऑथर के मॉड्यूल में नहीं। क्वेश्चन होना चाहिए था कि व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज। अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं भी लिखा होगा, तभी भी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज दिस टाइम इट वाज द मिस्टेक कमिटेड बाय आईसीआई इटसेल्फ। क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। व्हाट इज केएमएस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इंग्लिश का मतलब, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, मतलब हो गया केएमएस के टाइप्स बताओ। जबकि केएमएस के टाइप्स होते ही नहीं है, नॉलेज के टाइप होते हैं, और नॉलेज के टाइप 2 होते हैं, एक्सप्लिसिट, टैसिट। ये कहां से सवाल उठा के लाया भाई? अगर कुछ बच्चों ने कहा सर कि वी हैव रिटन टैसिट एक्सप्लिसिट, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने टैसिट एक्सप्लिसिट लिखा ही नहीं है, फिर भी मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज मिस्टेक वाज कमिटेड बाय आईसीआई। और आईसीआई खुलकर कभी सामने आएगी नहीं। अब क्यों नहीं आएगी पता है? क्योंकि आईसीआई अपनी गलती कभी एक्सेप्ट करती नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, केएमएस का लॉन्ग फॉर्म बोलिए, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इज द सिस्टम व्हिच इज व्हाट, व्हिच स्टोर्स नॉलेज, व्हिच कलेक्ट्स नॉलेज, व्हिच कलेक्ट्स, व्हिच स्टोर्स एंड व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स नॉलेज। केएमएस का मतलब क्या होता है? केएमएस का मतलब होता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, और ये करता है नॉलेज को स्टोर, ताकि जब भी किसी को नॉलेज का इस्तेमाल करना हो। और ऐसा भी पढ़ा था ना, इट इज अ न्यू क्वालिटी, न्यू सॉफ्टवेयर। आजकल इसका ट्रेंड बहुत चल रहा है। और दुनिया में 2 टाइप के नॉलेज होता है, एक्सप्लिसिट, टैसिट। एक्सप्लिसिट होता है जिस नॉलेज को हम लोग बयां कर सकते हैं, विच कैन बी स्पोकन, विच कैन बी रिटन, विच कैन बी डॉक्यूमेंटेड। और टैसिट होता है विच कैन नॉट बी रिटन, विच कैन नॉट बी डॉक्यूमेंट, जैसे कि सोनू निगम की आवाज या फिर अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, ये होता है टैसिट। और मैंने जो बुक्स दी है वो एक्सप्लिसिट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, 5A, व्हाट आर दी फेजेस। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है भाई और बहनों। और ये दोनों भी क्वेश्चन, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो टैसिट एक्सप्लिसिट का था, वो भी अपने बुक के 4.1 पेज पे था, ये आप देख सकते हो। अच्छा, आईडीएस के क्वेश्चन भी देख लो, आईडीएस के क्वेश्चन भी देख लो, अपनी ही बुक से है। उसके बाद में केएमएस के टैसिट एक्सप्लिसिट, वो भी अपने बुक से ही है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है जो मुझे बताना था, एसडीएलसी वाला। एसडीएलसी का वो क्वेश्चन, वो भी आपको अपनी ही बुक से नजर आएगा। जस्ट लेट मी टेल यू वेयर इट इज। चैप्टर नंबर आईटी का वॉल्यूम 1 और चैप्टर नंबर है 2। आप सभी जानते हो चैप्टर नंबर 2 में एसडीएलसी नाम का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यही हो इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइफ साइकिल, जिसमें आपको मैंने चंदा कोचर जी का आईसीआईसी का एग्जांपल लेके समझाया था कि कोई भी कंपनी अपना सॉफ्टवेयर कैसे बनाए। आपको था मैं, चंदा जी और इन्फोसिस के नारायण मूर्ति। सॉफ्टवेयर बनाने की कहानी थी, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, फिर हम बोलते हैं सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, टेस्टिंग होगा और इंप्लीमेंटेशन होगा, और लास्ट में लिखा था सिस्टम का मेंटेनेंस होगा। ये देखो अपनी बुक से पेज नंबर 72 पर, ये है एनालिसिस, ये डिजाइनिंग, ये है इंप्लीमेंटेशन इसके पहले, और ये है उसका मेंटेनेंस। अगेन फ्रॉम आवर बुक। अब मुझे बताओ, सिवाय उस एक क्वेश्चन के जो डीएसएस का था, उसके अलावा हर कोई क्वेश्चन वाज फ्रॉम आवर बुक। ओके, एवरीथिंग वाज टॉट इन द लेक्चर। अगर आपको ये पेपर अच्छा गया होगा और जैसे मैंने लिखा होगा,
तो आप उम्मीद कर सकते हो इस 50 में से आराम से 40 मार्क्स आएंगे, बिकॉज आईटी में मार्क्स आते हैं अगर आप सही ढंग से लिखते हो तो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब देखिए बच्चों क्या लिखना था। लिस्ट आउट द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ये था हमारे वॉल्यूम नंबर 3 के पेज नंबर A1.12 पर। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। आप बोलेंगे सर कहां पे था, कौन सी जगह पे था? कई लोगों ने इसके बारे में मुझे सर अपनी बुक में था ही नहीं। कमाल करते हो साहब, ये अपनी बुक में से तो था। वेयर इज दैट? मुझे क्या बताना है आपको? ये है पेज नंबर 72, वॉल्यूम नंबर 3। यस, वॉल्यूम नंबर 3, पेज नंबर 72। इसको ओके हाँ, मैं क्या बता था? ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग इज दैट क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 72, वॉल्यूम नंबर 1। 72 लिखा है ना? 70 किधर गया? 72 यार। ग्रिड कंप्यूटिंग वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। यस, wait, where is it? I'm unable to find. Wait, benefits of greed. Okay. Wait, इसको मैं दिखाता हूं बस, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। बट आपको सभी को पता होगा ग्रिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रिड? ग्रिड वो होता है जहां पे इफ यू वांट टू कैलकुलेट समथिंग व्हिच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर की जरूरत है। यू हैव गॉट वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, और जिसके लिए यू नीड अ कंप्यूटर लाइक सुपर। अपन आपको सुपर कंप्यूटर लेने के लिए आपकी औकात नहीं है। आप उस समय पे कर सकते हो ग्रिड कंप्यूटिंग जहां पे मल्टीपल डोनर्स आर व्हाट गिविंग देयर कंप्यूटर एज अ डोनेशन। उसमें होता क्या है कि if there's a big task, right, or auntie who is what scientist does not have supercomputer, now what is happening, the grid software will divide the entire work into small pieces, and every small part will be given to different donors, और वो सारे different donors उतना टास्क कंप्लीट करेंगे, और वो सारा टास्क कंप्लीट करके वापस हमारे पास में आ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड। और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने देखे हैं, जैसे अगर आपको बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम में अगर आप बहुत बड़ा एनालिसिस करना चाहते हो, या फिर आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, अगर वहां पे आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जॉब करना है, या फिर आप एनालिस्ट हो और आपको वहां पे बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जॉब करना है, उस केसेस में ये ग्रिड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बुक से भी दिखाऊंगा, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब ओह माय गॉड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज कमिंग हियर राइट नाउ, इसने पूरे एग्जामिनेशन में लगा दी थी आग। पूरा भारत एक ही चीज कर रहा था इस बार, ये फ्लो चार्ट में पूछा है, क्या मजाक किया है? व्हाट इज दिस? कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली अनयूजुअल, आईसीआई का नया प्लान बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का। दोस्तों ऐसा सवाल जो अनयूजुअल था, एक्चुअली आईसीआई ने अब की बार जिन लोगों को लग रहा है उनकी जिंदगी बर्बाद की है, इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट, बिकॉज ये अब तक के इतिहास का सबसे सिंपल फ्लो चार्ट है। पर द पॉइंट इज, किसी को समझा ही नहीं कि पूछा क्या है, बिकॉज क्वेश्चन ही ऐसा बना दिया जिसमें आंसर ऑलरेडी दिया था। द पॉइंट इज, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, फिर बच्चा ये सोच में पड़ गया कि मुझे क्या करना है। मतलब ये आप सोचिए, ये फोकट के मार्क्स आपको दिए थे, बट यू डू नॉट नो मुझे इसके साथ करना क्या। अक्सर वो क्वेश्चन पूछते हमें आंसर निकालना था, इस बार क्वेश्चन भी दे दिया था, आंसर भी दे दिया था, आपको सिर्फ ड्रॉ करना था। अब मैं आपके सामने बताऊंगा, और मेरे ड्रॉ करने के बाद में जब कंप्लीशन हो जाएगा आपको खुद को लगेगा अरे शिट यार, मैंने ये क्यों नहीं किया। इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट फ्लो चार्ट एवर वी कैन सी इन द वर्ल्ड ऑफ फ्लो चार्ट। क्या लिखा था? कुछ भी नहीं। आइए करते इसको सॉल्व। दोस्तों क्या बात करोगे, एकदम इजी, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट। कम ऑन एवरीबॉडी, चेक इट आउट। क्या है ये, कहां गया फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट, आइए देखते क्या लिखा है। 4 मार्क के लिए आंसर ऑलरेडी गिवन, पहले तो आंसर दे रखा है, आंसर ही दे दिया। बोलते ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनकॉर्पोरेट, अरे इनकॉर्पोरेट बोला है, सॉल्व नहीं बोला है। बोला कि ये जो उसमें भी लिख के दिया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब सारी चीजें लिख के दी। आपको सिर्फ बॉक्स में डालना थी, आपको सिर्फ वो जानना चाहता कि आपको बॉक्सेस पता है कि नहीं। बताओ बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले फ्लो चार्ट जब चालू होगा, फ्लो चार्ट जब चालू होगा, यू जस्ट हैव टू
यू जस्ट हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दिस। जैसे कि आपको क्या करना है, ये n इज इक्वल टू 1 ये सब लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं क्या करना था। आपको सबसे पहले आप सभी को पता है फ्लो चार्ट में करते क्या है, फ्लो चार्ट में कुछ नहीं करते, एक ऐसी चीज करते हैं बस छोटी सी, ये कर दिया ना। फ्लो चार्ट सॉल्व करेंगे, आओ बच्चों करेंगे फ्लो चार्ट सॉल्व। ये रहा आपके सामने, ये बॉक्स ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया। आप सभी जानते हो इसमें करना क्या है, ये मैंने लिख दिया स्टार्ट, ये मैंने लिख दिया CAWL, और बस अब उसके बाद में देखो कितना फटाफट मैं करूंगा फ्लो चार्ट सॉल्व। ऑल ये है फ्लो चार्ट में कहा था कि n इज इक्वल टू 1, जैसे हम लोग c इज इक्वल टू 1 लेते हैं, यहां पे कह दिया n इज इक्वल टू 1 लेना है, तो मैंने यहां पे n इज इक्वल टू 1 ले लिया। इज दैट ओके? अभी तक की सारी कहानी में इतना ही है और कुछ नहीं। अब बच्चों देखते हैं, प्रिंट लिखा है n, कोई बात नहीं, उसने बोला तो मैं ले लूंगा प्रिंट, ये प्रिंट का सिंबल, और यहां पे मैंने लिख दिया प्रिंट इज इक्वल टू n, मतलब अभी तक प्रिंट n हो गया। वापस ऑल्ट अप करता हूं, यहां पे लिखा था प्रिंट n इज इक्वल टू, ओ हो क्या लिखा है भाई, कुछ नहीं लिखा, ये जैसा लिख रहा है मैं उसी को, मैं कुछ दिमाग नहीं लगा। आपको पता होगा जब ये प्रोसेस बॉक्स आता है तो मुझे प्रोसेस बॉक्स लेना है, n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, जैसा उसने लिखा है मैं वैसे करो, मैं और कुछ कर ही नहीं रहा हूं। अब कहता स्टॉप कर दो व्हेन इट n एक्सीड्स 100, तो मुझे व्हेन एक्सीड्स मतलब लिखा है क्वेश्चन बॉक्स, क्वेश्चन डायमंड बॉक्स बनाना पड़ेगा, n एक्सीड्स 100। अगर आपको लगता है हाँ क्या n 100 से ज्यादा हुआ है, यस, देन स्टॉप कर दो और नो कहने पर ऊपर जाओ। आप कहेंगे अगर नो कहा तो गो टू L2, 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 L2। अब देखना होगा L2 क्या है। एक काम करता हूं मैं आपकी भलाई के लिए यहां पे लिखता हूं, इसका नाम L2 है, इसका नाम L1 है, ओके। अब देखना क्या लिखा है, n वो कह रहा है गो टू L2, अगर मान लो स्टॉप नहीं तो गो टू L2, इसका मतलब यह होगा L2 के पास में मैं इसको कनेक्ट करूंगा। मैंने इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया, ओके, मेरा फ्लो चार्ट सॉल्व हो गया, 4 मार्क्स मिल गए। सर 4 मार्क्स इसके? इसी के ही 4 मार्क्स है। ऑलरेडी गिवन, एवरीथिंग वाज गिवन, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन। आप बताओ एक IPCC लेवल पे अगर आपको इतना भी नहीं मालूम, वो कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन में लिखा नहीं था सॉल्व करो, लिखा था इनकॉर्पोरेट करो। इनकॉर्पोरेट का मतलब समझता है, जो लिखा है उसको बॉक्सेस में घुसेड़ दो और कुछ नहीं, समझता है? ओके, कोई नो प्रॉब्लम बेबी। पर ये लिखा क्या था, है क्या ये? कुछ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ है कि आप तब तक प्रिंट आउट लेते रहना जब तक n 100 नहीं होता, बस, और कुछ नहीं। पहला n आया, बताओ पहली बार प्रिंट आउट कब होगा बच्चों? देखो पहला प्रिंट आउट कब होगा, पहला प्रिंट बोलो ना, अरे पहला प्रिंट आउट बोलो यारो। ये हुआ पहला प्रिंट आउट, ये L1 है, ओके। अब पहला प्रिंट आउट क्या आएगा बच्चों? पहला प्रिंट आउट 1 है। फिर दूसरा प्रिंट आउट देखते हैं, अब इस बॉक्स को यूज करेंगे 1, अब देखो n निकालते हैं, n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, मतलब कितना होगा बच्चों? ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, 2 इज इक्वल टू 2, ओके। फिर आपको पूछेगा क्या n जो आया है वो 100 से ऊपर है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अभी तो वो 2 ही है। तो इसीलिए हम लोग वापस a के पास जाएंगे, सर वापस ऊपर जाएंगे, हाँ। फिर अब की बार क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा 2। अब मैंने 1,2 कर दिया है। अब बताओ बच्चों, n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 का मतलब क्या होगा? वापस से करेंगे एक बार, ओके। n इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। अब बताओ जो 6 है क्या वो 100 से ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, तो मैं वापस जाऊंगा, कॉमा 6 आया, प्रिंट अब की बार 6 आएगा, ओके। अब बताओ वापस से मैं n करूंगा, तो n इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 42। क्या बताओ बच्चों, 42 100 से ज्यादा होते हैं? नहीं 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 नहीं, तो फिर वापस में प्रिंट आउट 42 कर लूंगा, हे। अब बताओ बच्चों, अब मैं वापस से क्या करूंगा, n इज इक्वल टू 42 प्लस 1,
अब बताओ बच्चों, कैलसी की जरूरत नहीं है, 42 मल्टीप्लाई बाय 43 ये लगभग कुछ तो 1700-1800 आएगा, राइट? तो मतलब इट इज ग्रेटर देन 100, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ 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 हाँ, अब तो 1600 1700 इज ग्रेटर देन 100, मतलब अब कर दूंगा स्टॉप। तो बताओ मेरे पास प्रिंट्स कितने ही है? 1 2 6 42, 1 2 6 42। क्वेश्चन देखो, लिस्ट द आउटपुट फॉर द अबव प्रोग्राम। इसका मतलब 4 आउटपुट आएंगे। 4 प्रोग्राम, 4 आउटपुट। उसने कहा कि तुम आउटपुट लेते चलो, उसके 2 मार्क्स दिए, मतलब आपके इसमें 4 ही आंसर। कौन से बच्चों? 1 2 6 4, ये आपका आंसर है 2 मार्क के लिए। और अब क्या पूछा है? लिस्ट आउटपुट इफ द अबव प्रोग्राम इज मॉडिफाइड इन द L1 इज व्हाट n इज इक्वल टू 0। अब सोचिए, अगर n इज इक्वल टू 0 होता तो क्या होता? अगर सोचिए बच्चों, जितने लोग का मैथ सच्चा, थोड़ा सोचो, थोड़ा कुछ नहीं आएगा। 0 को मल्टीप्लाई करना, सब 0 होता है। अब बताओ, अगर मैं गलती से यहां पे 0 लिख लू, n इज इक्वल टू 0, प्रिंट क्या आएगा बच्चों? n। फिर अब बताओ नीचे क्या आएगा? n इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1। जितने लोग का मैथ्स अच्छा ढोक लो, जवाब दो। n 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब ही कितना रहे? 0। अब बताओ, फिर वो पूछेगा, क्या पूछेगा? क्या n 100 से ज्यादा है? नो। तो फिर वो वापस प्रिंट के पास जाएगा। तो बताओ अब की बार प्रिंट क्या आएगा? तो पहला प्रिंट आया 0, दूसरा भी आया 0। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अब बताओ वापस n कितना आया अपना? 0। तो वापस से मैं इधर करूंगा 0, तो क्या आएगा? n इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। बताओ बच्चों, 0 100 से ज्यादा होता है क्या? नो 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 नो। तो प्रिंट किसको? प्रिंट n, तो वापस 0। सर अगर आप रात भर यही करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करने से आंसर सिर्फ 0 ही आता है। और एक बार करेंगे आपके तसल्ली के लिए। आओ बच्चों, जिनका मैथ्स वीक है, और एक बार देखिए, n इज इक्वल टू, जितने भी लोग को समझ रहा नहीं, मतलब आपने सीपीटी मैथ्स ठीक से नहीं किया होगा, एक बार और सीपीटी दीजिए। n इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या 0 100 से ऊपर है? नो। तो प्रिंट 0। सर ऐसा कब तक करोगे? जब तक ये जान तब तक करोगे बच्चों, आंसर 0 ही आएगा। देवी और सज्जनों, आंसर 0। तो बताओ बच्चों, हमारे पास 2 आंसर कौन से है? ये है आंसर 1 और ये है आंसर 2। और फ्लोचार्ट तो मैंने ड्रॉ किया ही है। इस तरह से फ्लोचार्ट में आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, राइट एवरीबॉडी? और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरा जो ये वीडियो ना 3 बार देखो यूट्यूब पे, आपको समझ में आएगा मैं क्या सॉल्व कर रहा था। ओके, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस, आप सभी जवाब देंगे। वैल्यू चेन एनालिसिस दोस्तों, वैल्यू चेन एनालिसिस आपके सामने क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ, वो भी अपने बुक के कौन से पेज पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कौन से पेज पे है वैल्यू चेन एनालिसिस। तो किसी ने मुझसे पूछा सर एग्जामिनेशन में फ्लोचार्ट का क्या लिखना था? कुछ नहीं बेटा, ऐसे सॉल्व करना था आपको। और जो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, दूसरे वाला, कहां गया दूसरा वाला क्वेश्चन? ये जो था सी वाला, उसके लिए था आंसर 0 0 0 0, और जो बी वाला था उसके लिए आंसर था 1 2 6 एंड 42। उतना ही आंसर था। आपको सिर्फ नंबर्स भी लिखते तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर वर्किंग नोट्स लिखो तो वो भी मार्क्स मिल। VCA, अब VCA बताओ, वैल्यू चेन एनालिसिस, इसका मतलब क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस ये अपना SM में भी हुआ है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज्ञान दिया था। इसमें प्राइमरी आता है, सपोर्टिंग आता है। कौन सी पेज पे था ये? देखो ये पेज पे था। ये कौन से पेज पे है? पेज नंबर 18 और वॉल्यूम नंबर 1, ये भी अपने बुक से ही है। उसके अंदर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन आप देख रहे होंगे, ये भी अपने बुक के इसमें है। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, अरे वर्चुअलाइजेशन कम ऑन यार, अगर आपको एक हार्डवेयर में ही 4 ऑपरेटिंग सिस्टम घुसेड़ना है तो आप उसको वर्चुअलाइजेशन से कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बाय 4 मशीन्स। अगर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन नहीं होता दुनिया में तो क्या होता मालूम है? 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुझे 4 मशीन्स लेना पड़ती, तब जाके 4 सॉफ्टवेयर चलते। नाउ आई डोंट हैव टू बाय 4 मशीन्स, ताकि मैं अपनी कॉस्ट सेव कर सकूं, राइट? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन भी हमारे बुक के कौन से पेज पे है आप चाहे तो देख सकते हो। पेज नंबर है 5A.6। सारी चीजें मैं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, मैं यहां पे पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आंसर क्या है। एम कॉमर्स 128.10। एम कॉमर्स मतलब आजकल जो भी हमारे मोबाइल से कॉमर्स होता है उसको एम कॉमर्स कहते हैं। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एम कॉमर्स। आजकल ई कॉमर्स से लोग बढ़कर एम कॉमर्स है, बिकॉज बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है और मोबाइल से कॉमर्स करना आजकल आसान है। लोग बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, सारी फ्लिपकार्ट आजकल मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं। कौन से 128.10 पर ये रहा आपके सामने, ये आपके सामने मोबाइल कॉमर्स दिया ही है। ओके,
उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, कई लोगों को लगता है ये सिलेबस में ही नहीं, अरे कितना इजी क्वेश्चन था। लीस्ट प्रिविलेज मतलब था ना ये 164 पेज पे। अरे लीस्ट प्रिविलेज मतलब क्या, जिन लोग को आप एक्सेस दे रहे हो कम से कम एक्सेस दो। आईडी देखो, हर किसी का आईडी पासवर्ड सही होगा ना, सबको एक्सेस एक जैसा मत दो। किसी को सिर्फ राइट दो, किसी को सिर्फ डिलीट दो, किसी को सिर्फ चेंज करने का राइट दो, किसी को सिर्फ रीड व्यू दो। जितना कम एक्सेस दोगे उतना गलत काम कम होगा। और लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, व्हीकल ट्रैकिंग। अरे कमाल करते हो, पेज नंबर 176। व्हीकल ट्रैकिंग आपको पता नहीं है? मतलब अगर मैं अपने वॉल्वो में व्हीकल ट्रैकिंग लगा दूंगा और मेरी 100 वॉल्वो रोड पे घूमती है तो मुझे समझ जाएगा मेरी वॉल्वो कहां है, उसके टायर में कितनी हवा है, उसमें कितनी टेम्परेचर है, उसका गाड़ी कितने स्पीड से चलती है, उसमें कौन सा रूट एक्यूरेसी, ये सारी चीजें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर से समझ सकते हैं। तो बाय यूजिंग व्हीकल ट्रैकिंग मैं समझ सकता हूं मेरी कौन सी गाड़ी कौन से रास्ते पे, रूट एक्यूरेसी भी चेक कर सकता हूं। दैट्स ऑल। तो अब बताओ, पूरे पेपर में अगर आप देखेंगे आउट ऑफ आई थिंक आउट ऑफ 58 मार्क्स पेपर, 4 मार्क को अगर छोड़ देंगे तो 54 मार्क्स का पेपर हमारी ही बुक से है। और मैंने बुक का नंबर भी डाल रखा है, आप चाहे तो इस पेज को और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद भी चेक कर सकते हो। इसको मैंने फेसबुक पर भी अपलोड किया है। Everything are from our book except one question. I don't know why it was not there in my book, but it was not there. I admitted, but उसके अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बुक में नहीं है। So thank you very much guys, आप अपने आंसर को टैली कर सकते हो। Wish you all the best। उम्मीद करता हूं मैं भगवान से कि आप इस अटेम्प्ट में पास हो जाए। और एसएम का मैं लेकर आ रहा हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में, वो मैं कल करूंगा इस क्लास में रिकॉर्ड, और आपको यूट्यूब पे अगले इसमें दिखेगा। और आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्वप्निल पाटनी, वहां पे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करिए और आनंद लेते रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं हम लोग जल्दी से सीए फाइनल में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।